Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। देखो ध्यान से, हम लोग एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने तीन उसका कैटेगराइजेशन किया था। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला क्या था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें जेली लाइक मैट्रिक्स था, जिसमें एरियोला, रेडिपोज और फाइब्रस आए थे। ये तीनों हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर है ना? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जगह उसे पढ़ोगे। इसके बाद आज देखेंगे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और अगर टाइम मिलता है तो फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी देखेंगे। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा हेडिंग डालते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? सो हेडिंग डालोगे यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ना है हमें आज? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। अब देखो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ध्यान से समझोगे कौन कौन सा आएगा। इसमें दो टॉपिक पढ़ने होंगे हमें, है ना? एक तो ब्लड, दूसरा लिम्फ। क्योंकि इसमें क्या होता है, तो जेल, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक्चुअली लिक्विड मैट्रिक्स होता है। सो इसमें पहला पॉइंट यही लिखोगे, इस तरीके से लिख लोगे, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू in which the living cells are embedded in fluid matrix। मैट्रिक्स कैसा होगा यहाँ पे? तो फ्लूइड होगा। क्लियर है ना? इसमें जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगे वो मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होगा, और मैट्रिक्स कैसा होगा? तो फ्लूइड। फ्लूइड मींस बेसिकली लिक्विड। लिक्विड समझते हो ना? यहाँ पे बेसिकली लिक्विड। वैसे फ्लूइड में गैसेस भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा? लिक्विड आएगा। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है ना, वो मेनली उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखो, यहाँ इतना समझ गए आप, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगे फ्लूइड मैट्रिक्स में। क्लियर है ना? इसके बाद इसमें एक पॉइंट लिख लेना, देखो इसमें फाइबर्स ना बेसिकली एब्सेंट होते हैं, तो सिंपली लिख लो, फाइबर्स आर एब्सेंट इन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है? और इसमें जो मैट्रिक्स होगा ना, वो बेसिकली प्लाज्मा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, मैट्रिक्स mainly comprises of प्लाज्मा। मैट्रिक्स में मेनली क्या होगा? तो प्लाज्मा होगा यहाँ पे। ठीक है? प्लाज्मा समझते हो? अब प्लाज्मा में चलो देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे देखो, ब्लड में आप लोग पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज होगा तो, कि ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स भी बेसिकली सेल्स, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, और प्लाज्मा इज बेसिकली द फ्लूइड कंपोनेंट। अब उस प्लाज्मा में भी क्या क्या प्रेजेंट होता है ना, जरा सा देख लेते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम एक पॉइंट बना के इस तरीके से, द प्लाज्मा कंटेन्स। देख लो प्लाज्मा में क्या क्या होता है। ठीक है? तो प्लाज्मा में ना सबसे ज्यादा वाटर होता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे लिख लोगे 90 to 92% क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी में, कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है? कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। लाइक जैसे यहाँ पे लिख सकते हो तुम, लाइक इस तरीके से लिख लो, लाइक ग्लूकोज हो गया। ठीक है ना? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना ब्लड में। याद करो, जब एब्जॉर्प्शन होता है, देखो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है चीजों का। जैसे तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया या शुगर खाया, कुछ भी, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में ही तो जा रहा है ना, और फिर ब्लड से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रहा है, फिर डिफरेंट सेल्स उसे मतलब एब्जॉर्ब करके वहां से ट्रांसपोर्ट करके सेल के पास जा रहा है, और फिर फाइनली उस सेल के द्वारा उसका मतलब यूज हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। तो इतना समझ में आया आपको? तो ये ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना? जैसे फैटी एसिड भी हो सकते हैं। क्लियर है? जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड होते हैं। जैसे और भी देखो तो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हो सकते हैं।
कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज बेसिकली प्रेजेंट होता है, जिसमें ये तुम्हारा ऑर्गेनिक हो गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ इंटरमीडिएट सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, सम इंटरमीडिएट सब्सटेंस लाइक, यहाँ एक लिख लो लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड कब बनता है आपको पता है ना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है ना ह्यूमन के मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड बनता है, आपको इतना याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो कोई नहीं, आगे बताऊंगा मैं, इसे अभी फिलहाल बस समझ लो। तो ये लैक्टिक एसिड, लेकिन ये सर्टेन टाइम के लिए ही प्रेजेंट होगा ना, हमेशा के लिए तो प्रेजेंट होगा नहीं। इसी की वजह से तो मसल्स क्रैम्प आते हैं। जैसे देखते हो ना, चल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लो या बहुत ज्यादा दौड़ लो या फिर बहुत ज्यादा मतलब कि हार्ड वर्क कर लो, तो फिर पैर के जो ये जो पीछे जो मसल्स होते हैं ना पैर के पीछे, उसमें क्या हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, बहुत ज्यादा पेन करने लगता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहां के जो सेल्स होते हैं ना, दे अंडरगो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वहां पे बन जाते हैं लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, फिर मसल्स क्रैम्प आते हैं। इसे ठीक करने के लिए हमें हॉट वाटर बहुत मसाज लेना पड़ता है, ठीक है ना, या फिर कुछ दवाइयां वगैरह भी होती है। तो ये सब चीज समझ लिया आपने। सबसे ज्यादा वाटर है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसके बाद कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, सम प्रोटीन्स लाइक, जैसे देखो एक है तुम्हारा एल्बुमिन, लाइक ग्लोबुलिन, ठीक है ना, एटीसी। तो ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। और देखो एक चीज और समझ लेना इसी में, एक पॉइंट क्या है, फिब्रिनोजेन, ध्यान से देखो, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये दो अलग से और सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे प्लाज्मा में, आर आल्सो प्रेजेंट which हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट होता है तुम्हारे प्लाज्मा में, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा, जो कि तुम्हारा मेन मैट्रिक्स है प्रेजेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है ना। अब सेल्स देखेंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे प्रेजेंट अलग अलग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, क्योंकि देखो मैंने शुरू में ही बता दिया है, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू देखोगे तो अलग अलग मतलब सेल्स और मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखोगे इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स देखेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज ब्लड, देन द सेकंड वन इज लिम्फ। देखो इन दो चीजों को समझोगे, ब्लड में तो एक कंपोनेंट के बारे में मैंने बता ही दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसलिए बताया ना प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि ये प्लाज्मा जो है ना ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा लिम्फ वाले के केस में भी। लिम्फ जब मैं समझाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल ही देखो आसानी से समझ में आएगा। लिम्फ एक्चुअली कुछ है ही नहीं, ब्लड के ही कुछ कुछ कंपोनेंट को वहां से अलग कर दिया जाता है टू फॉर्म लिम्फ, क्लियर है ना। और उससे वो क्या होता है, एक अलग ही डक्ट सिस्टम उसका होता है जिसे लिम्फ वेसल बोलते हैं। बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कहानी की तरह। इसे क्या करो जल्दी से नोट करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अब, टाइप्स देखेंगे किसका, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का देख लो, दो ही टाइप थे। सबसे पहला था तुम्हारा ब्लड और दूसरा था तुम्हारा लिम्फ, दिस वन इज लिम्फ, क्लियर है ना। तो ब्लड और लिम्फ ये दो याद रखोगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ब्लड देखेंगे, ठीक है ना। सो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो उसे अब दोबारा से डिस्कस करेंगे नहीं, यहाँ पे आप ऑलरेडी समझ लो। हम क्या देखेंगे, लिविंग सेल्स देखेंगे इस ब्लड में, ठीक है ना। सो हेडिंग यहाँ पे बना लोगे एक नया, मतलब द फर्स्ट वन दैट इज ब्लड। तो देखो यहाँ पे ज्यादा इसे डिटेल नहीं करेंगे हम, है ना। चाहो तो कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, ब्लड इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स होते हैं, फ्लूइड जिसका नाम है प्लाज्मा, क्लियर है ना। तो वो सारी चीजें छोड़ते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं लिविंग सेल पे। तो सिंपली लिखते हैं द लिविंग सेल्स
which are present in blood are। लिविंग सेल्स कौन कौन प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, तो देख लो यहाँ पे देखो तीन प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। सबसे पहला क्या है तो आरबीसी, द सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड द थर्ड वन इज तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लेटलेट्स। सो ये तीन जो हो गए ना सेल्स, लिविंग सेल्स हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो लिम्फ की अगर यहीं पे बात करूँ ना थोड़ा सा, तो देखो लिम्फ में क्या होगा कि एक तो डब्ल्यूबीसी होगा और दूसरा तुम्हारा प्लाज्मा होगा, वहां पे आरबीसी और प्लेटलेट्स होंगे ही, ठीक है। सो इसी ब्लड में से दो कंपोनेंट को तुम अलग कर लो ना, सो वही बन जाता है तुम्हारा लिम्फ। और उसका फंक्शन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक फंक्शन समझो। पहले ब्लड अच्छे से समझ लो, फिर खुद से समझ जाओगे लिम्फ। लिम्फ मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, फिर भी समझ जाओगे आप। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इस आरबीसी को, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करो, ए नंबर लिख के और लिख लो हेडिंग आरबीसी। तो इस आरबीसी में देखो क्या समझोगे। आरबीसी क्या है एक्चुअली, आरबीसी रेड कलर्ड से रेड कलर्ड बाई कनकेव शेप का सेल है यहाँ पे, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, तुम्हारे प्लाज्मा में ही इम्बेडेड है, बिल्कुल ठीक है ना। रेड कलर का बाई कनकेव शेप सेल है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ए न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये ए न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होगा ना वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लोगे, ऐसे लिख लो, इट इज अ रेड कलर्ड कॉमा बाई कनकेव शेप्ड सेल। क्लियर है ना, रेड कलर बाई कनकेव शेप्ड, और यहीं पे लिख लो कॉमा ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, ए न्यूक्लिएटेड सेल। यानी क्या हो गया, रेड कलर का बाई कनकेव शेप है और ए न्यूक्लिएटेड है, ये यू है, ठीक है ना। ए न्यूक्लिएटेड मींस न्यूक्लियस नहीं है, सेल्स which are embedded in प्लाज्मा। जो कहाँ एम्बेडेड है, तो प्लाज्मा में एम्बेडेड है बेसिकली। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस आरबीसी का कलर रेड क्यों है, इस आरबीसी का कलर रेड क्यों है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लोगे, द रेड कलर ऑफ आरबीसी is due to presence of respiratory pigment, respiratory pigment called as, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है तुम्हारा हेमोग्लोबिन। और ये तुम पहले से भी जानते होगे, हेमोग्लोबिन जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एच बी, एच कैपिटल बी स्मॉल, दैट इज हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो रेड कलर किसकी वजह से है, हेमोग्लोबिन की वजह से। अच्छा द क्वेश्चन इज कि अगर तुम ब्लड में से हेमोग्लोबिन निकाल लो, अगर आरबीसी में से हेमोग्लोबिन निकाल लो, तो फिर उसका कलर कैसा होगा। सो द एक्चुअल कलर होगा जो भी ब्लड का होगा वही तो आ जाएगा ना, क्योंकि हेमोग्लोबिन को जैसे ही हटाओगे तो फिर आरबीसी का जो भी एक्चुअल कलर होगा वो आ जाएगा, एंड दैट इज पेल येलो, ठीक है ना, हल्का येलो कलर का होता है। अब देखो यहीं से तुम समझो, यहीं से समझो, देखो हेमोग्लोबिन को थोड़ा सा तोड़ता हूं, ध्यान से देखना, हेमोग्लोबिन को मैं ब्रेक करता हूं, तो हीम और ग्लोबिन, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो हीम, हीम बेसिकली समझ लो आयरन है, हीम क्या है, आयरन है, और ये ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये आयरन और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है हेमोग्लोबिन। अब ये जो आयरन है ना, ध्यान से समझते चलना, थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें। सो ये आयरन है, ऐसे समझो, ये आयरन का एक मॉलिक्यूल है। सो ये क्या करता है ना, एक आयरन का जो मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन में, वो क्या करता है कि 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड कर लेता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। एक्चुअल में वो फंक्शन किसकी वजह से है, हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन होगा तभी ये आरबीसी काम कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हो, हेमोग्लोबिन को क्या बोल रहे हैं,
रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। आ रहा समझ में इतना? अब देखो ये 4 ऑक्सीजन को कैरी करके और फिर कहीं लेके चला जाएगा टिश्यू के पास, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया आपको कि हेमोग्लोबिन है। यहीं पे देखो एक और केस समझाता हूं मैं आपको। अगर आयरन की कमी होती है बॉडी में, अगर आयरन की कमी होती है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आयरन की कमी होती है बॉडी में, इट लीड्स टू ए कंडीशन नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, बताओ जल्दी से। इसे बोलते हैं हम एनीमिया। एनीमिया में क्या होती है, आयरन की ही तो कमी होती है, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या हो जाता है, ध्यान से समझना। इसीलिए तो फिर देखते हो ना एनीमिया वाले पेशेंट को आयरन का टैबलेट दिया जाता है, खास करके ये लड़कियों में होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो इस कंडीशन में देखना क्या होगा, एनीमिया के पेशेंट ना बहुत ही मतलब सुस्त पड़ जाते हैं। देखो कैसे, इसमें आयरन की कमी हो गई है। जब आयरन है नहीं तो हेमोग्लोबिन तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन का सेंट्रल एलिमेंट क्या है, आयरन है भाई, क्लियर है ना। तो हेमोग्लोबिन की अल्टीमेटली कमी हो जाएगी, आ रहा है समझ में। और जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। पहुंचना चाहिए था इतना ऑक्सीजन, पहुंच रहा है इतना ऑक्सीजन, बस थोड़ा सा ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो जैसे ऑक्सीजन ही कम पहुंच रहा है सेल के पास, तो वहां रेस्पिरेशन का समझ रहे हो ना कि सब क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन भी तो कम जाएगा ना। सो दिस इज द केस। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही जल्द थक जाते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत ही जल्द थकान महसूस करते हैं। और लड़कियों में होने का मेन रीजन क्या है वो भी बताता हूँ। मेन रीजन है तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है जिसमें कि हर महीने ब्लड का लॉस होता है, क्लियर है ना। सो इस वजह से एनीमिया का केस ज्यादा देखा जाता है खास करके लड़कियों में। चलो तो इतना समझ गए आप, हेमोग्लोबिन समझ गए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं वो समझ गए, और ये समझ गए, इसका शेप समझ गए, क्लियर है ना इतना। क्या करो अब इसके बाद इसका मेन इसका फंक्शन लिख लो, नीचे जगह है, चलो इतने में लिख दूंगा मैं, ऐसे लिख लो, इट्स मेन फंक्शन is to transport oxygen from blood to different tissues where it is utilized during the process of respiration to generate क्या, to generate energy। क्या जनरेट करेगा, एनर्जी बनाएगा, क्लियर है ना, दिख रहा है ना आपको। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू डिफरेंट टिश्यू वेयर इट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। और इस एनर्जी का ही यूज करके ना हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट मानते हैं हेमोग्लोबिन को, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा और भी केस बता दिया यहाँ पे। यहीं पे चलो एक चीज और बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक चीज होता है, ध्यान से समझो, मैं यहां बता रहा हूं, एक होता है सीओ पॉइजनिंग। देखो ये क्या होता है, यहीं पे समझ लो, ब्लड पढ़ा रहा हूं ना तो इसे भी बता देता हूं। सीओ मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी इस हेमोग्लोबिन में या इस आयरन में, समझ लो सिंपली हेमोग्लोबिन में समझो। हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है ना। अगर इस ऑक्सीजन के जगह पे इसे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा ना तो उसे बड़े ही प्यार से कैरी करेगा। दैट मीन्स कि अगर एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा या उसे ज्यादा जगह देगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है पता है ना, इनकम्प्लीट कंबशन से, ठीक है। जैसे जो भी ऑटोमोबाइल्स हो रहे हैं ना उससे भी तो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक है, ठीक है। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे ये जो हेमोग्लोबिन है ना उसमें जैसे 4 ऑक्सीजन जा रहा था, अब 4 की जगह 3 जाएगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। सो धीरे धीरे इसकी जो टेंडेंसी है ना ऑक्सीजन के कैरी करने की वो धीरे धीरे कमती चली जाएगी। आ रहा है समझ में आपको। और इस तरीके से क्या होगा कि फिर से वही बात हो गया ना, ये कम ऑक्सीजन लेके जा रहा है सेल के पास, अब कम ऑक्सीजन तो कम एनर्जी, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकता है ना।
और ये ऐसे लोगों को खास करके होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं, ठीक है। वो प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं, लंबे समय के लिए वहां पे रहते हैं ना, लंबे समय के लिए रिसाइड करते हैं, तो बार बार वो कार्बन मोनोऑक्साइड आता रहता है उनके लंग्स में, उनके बॉडी में, क्लियर है ना। और इसकी वजह से जो हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कमते चली जाती है और फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए तो बड़े बड़े शहरों में ज्यादा करके तुम्हें रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, और खास करके जो थोड़े एज्ड वाले ग्रुप के लोग होते हैं ना, उनमें खास करके। तो इतना समझ में आ गया आपको। सो दिस वाज द आरबीसी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखेंगे, ठीक है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में इरेज कर रहा हूँ। चलो मैं पूरा ही इरेज करता हूँ एक्चुअली। इसके बाद आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। चलो खत्म करता हूँ इसे, ब्लड को, ठीक है ना। सो यहाँ अब दे देंगे, बी नंबर था ना, नंबर कुछ भी हो लिख लोगे आप अपने हिसाब से। द सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी के बारे में समझो। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये दूसरा सेल है हमारा जो कि ब्लड में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है ना वो इरेगुलर शेप होता है। जैसे कि अमीबा का शेप आप समझते हो ना, इरेगुलर होता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी शेप क्या होता है, तो इरेगुलर होता है। इतना क्लियर हुआ। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, अगर बोला जाए तो बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो इसमें क्या है, इरेगुलर शेप्ड सेल्स है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो पैथोजेन से फाइट करना होता है, ठीक है। सो इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे लिख लोगे यहाँ पे। WBC स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल, इतना तो समझते हो ना। सो दीज आर कलरलेस एक्चुअली, ऐसे लिख लो, दीज आर colorless, comma, nucleated and irregular shaped सेल्स। इसके कोई शेप नहीं होते, इरेगुलर शेप होता है जैसे कि अमीबा का होता है, क्लियर है ना। सो ये समझ गए, कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है, लेकिन इरेगुलर शेप सेल्स है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, देयर मेन फंक्शन। अच्छा यहाँ देखो मैंने प्लूरल करके लिख दिया है, कोई नहीं, सिंगुलर प्लूरल चलता है ना, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को सिंगुलर में भी लिख सकते हो, इट इज ए कलरलेस। वहां पे समझो एक सेल की बात की जा रही है, अगर मैंने दीज लगा दिया मीन्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है उससे। सो ऐसे लिख लो, their main function is to fight against infections। देखो ध्यान से, कभी भी कहीं कट जाता है, छिल जाता है, या कहीं ऊंस हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो देखते होगे ना वहां पे व्हाइट व्हाइट का कुछ पानी जैसा निकलता रहता है, दैट इज एक्चुअली WBC, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को ना वहां और मतलब एंट्री ना करे, इसके लिए वहां पे प्रेजेंट है। इसीलिए तो इसे सोल्जर भी बोलते हैं, हम सैनिक बोलते हैं, हमारे बॉडी का ये सोल्जर है, ठीक है। सो ये आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। अब देख लो ध्यान से, WBC में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसका एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहां से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो पढ़ेंगे बाद में कभी। हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा ना, वहां पे मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत। सो सिंपल सा लिख लेना, फॉलोइंग सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द WBC। यानी WBC कौन कौन से सेल से बने हुए हैं तो देखना है इसमें। एक तो होता है तुम्हारा, द फर्स्ट वन इज ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है ना, जिसमें कि 3 तरह के सेल आते हैं। एक आता है बेसोफिल्स, दूसरा आता है इयो इयोसिनोफिल्स, एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों का नाम याद रखोगे बस। और सेकेंड वन इज ए ग्रेन्यूलोसाइट, जिसमें कि तुम्हारे लिम्फोसाइट आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसमें समझो, ये जो लिम्फोसाइट है ना तुम्हारा, ये जो लिम्फोसाइट है, मैं इसे क्या कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। यही तुम्हारा मेन है, जिसकी वजह से तुम्हारे ब्लड को ना, सॉरी WBC को, ब्लड में भी WBC को क्या बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट, क्लियर है ना।
देखो लिम्फोसाइट मैंने शायद कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर में लिखवा दिया था गलती से, है ना, उसे क्या करोगे ना वहां पे काट दोगे वहां पे, क्योंकि आप कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर पढ़े होगे तो वहां पे कहीं लिम्फोसाइट आया ही नहीं होगा, कोई नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन से। तो यहाँ पे है बेसिकली हमारे लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट की ही वजह से क्या है ये सोल्जर कहला रहा है हमारा WBC। इतना क्लियर हुआ ना आपको। यहाँ पे क्या करो, एक पॉइंट बना के लिख लो, चलो इधर लिख देता हूं मैं, है ना, देखो ध्यान से समझना। WBC जो है, WBC हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। यहाँ देखो एक नया वर्ड मैंने यूज किया, फैगोसाइटोसिस, वैसे नया नहीं है। फैगोसाइटोसिस तो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, है ना। अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूँ, ठीक है ना। WBC हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस एंड also also helps in production of antibodies। चलो एंटीबॉडीज भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। एंटीबॉडीज क्लियर है ना, that is why it is known as, yeah, it is also known as soldiers of आवर बॉडी, यानी डिफेंस सिस्टम है ये। देखो दो वर्ड यहाँ पे मुझे समझाना है, तो फर्स्ट वन इज फैगोसाइटोसिस एंड सेकंड वन इज एंटीबॉडीज। देखो ध्यान से, बाकी सब तो क्लियर होगा। सो फैगोसाइटोसिस बेसिकली, देखो साइटोसिस आपको नहीं याद आ रहा है तो देखो ध्यान से, ये मेम्ब्रेन था, इधर कुछ पार्टिकल्स थे, है ना, बल के अमाउंट में अंदर जाना था, इसका शेप इस तरीके से चेंज हो गया और ये अंदर चला गया, दिस वाज साइटोसिस। अंदर जा रहा है तो इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस में भी अगर सॉलिड फूड जा रहा है तो फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे सॉलिड फूड में बेसिकली क्या होंगे, पैथोजेंस होंगे, यहाँ पे पैथोजेंस होगा, क्लियर है ना। और अगर लिक्विड फूड जाता है दैट वाज पाइनोसाइटोसिस, पाइनोजोम, पाइनोसाइटोसिस, फैगोजोम, फैगोसाइटोसिस। अब याद आ गया होगा ना। चलो दूसरा देखो एंटीबॉडीज क्या होता है समझो। ये बेसिकली मैं डिटेल करूंगा इसे व्हाई डू वी फॉल इल में, ठीक है, जो डाइवर्सिटी के बाद पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो आप कि जैसे कोई भी डिजीज हम इनकाउंटर करते हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम उसकी एक मेमोरी रहती है हमारे बॉडी में और हमारा बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। और जब एंटीबॉडी बनता है ना तो उस मेमोरी को भी याद रखता है वो, और जब वही इन्फेक्शन दोबारा होता है तो वो एंटीबॉडी ऑलरेडी हमारे पास होता है, उसे तुरंत वहां पे मार दिया जाता है। तो एक बीमारी जब पहली बार हो ना तो चलो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी बार हो ना तो हम उतना परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। सो इम्यून सिस्टम में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसे कब पढ़ाऊंगा, व्हाई डू वी फॉल इल में पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए वेट करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट WBC, ठीक है ना। इसके बाद एक और सेल पढ़ना है, नाम है प्लेटलेट्स पढ़ना है। प्लेटलेट्स में ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस 2 लाइन लिखे हैं यहाँ पे नीचे में, इसलिए मैंने नीचे जगह रहने दिया था। प्लेटलेट्स आर बेसिकली द थर्ड टाइप ऑफ सेल विच आर प्रेजेंट इन ब्लड, और मेन फंक्शन क्या है इसका, तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करो, C नंबर दे दोगे ना, C नंबर दे दो प्लेटलेट्स के नाम से, ठीक है। सो इसमें लिख लेना, ठीक है, सिंपल सा लिख लोगे, दीज आर and another cells which are found in blood, and their main function is to help in clotting of blood to prevent excess bleeding, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर जैसे इंजरी हो गया है, ठीक है ना, सो वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, ऑब्वियसली वहीं से तो ब्लीडिंग होगा ना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है वो बेसिकली, लेकिन आप समझोगे। सो वहां पे क्या होता है ना कि देखो जैसे ही ब्लड निकलता है ना बाहर, तो बाहर के ऑक्सीजन से वो क्या होता है, रिएक्ट करता है, क्लियर है ना। और भी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, नहीं तो फिर आप
अगले दिन पूछ दोगे सर हमारे बॉडी में भी तो ऑक्सीजन है सर, तो अंदर भी तो क्लॉट हो जाना चाहिए ना, ठीक है। सो एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग ना आप बाद में पढ़ोगे, उसमें अलग अलग 12 तरह के फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना है आपको, ठीक है ना। सो समझोगे तो वहां पे अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ठीक है। जिसमें से एक फैक्टर तुम्हारा ये भी है, वैसे देखो प्लाज्मा में भी तो आया था ना प्रोथ्रोम्बिन एंड एक और क्या आया था मैं भूल गया, चलो ध्यान से देखोगे फिब्रिनोजेन, क्लियर है ना, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, तो वो भी तो कर रहा था ना, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये क्या करेगा, एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, रोकेगा, इससे फायदा होगा। देखो क्लॉटिंग में बेसिकली क्या होता है ना कि जब ब्लड बाहर निकलता है और रिएक्शन करता है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, तो ब्लड निकलता है, देखो ऐसे लिक्विड फॉर्म में निकला, ठीक है, लेकिन जिस भी रीजन में निकला ना ये ऐसे बन जाता है यहाँ पे, ये इस तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे आ रहा है समझ में, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देना, दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि अब ये फर्दर ब्लड को निकलने वहां से नहीं देगा, क्लियर है ना। सो दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग। इसमें आपने एक चीज और भी पढ़ा होगा, विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। सो ये सब चीज आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया, मतलब ब्लड क्लियर है ना। देखो अब ब्लड में एक चीज कॉमन मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपको लिम्फ बिल्कुल ही आसानी से समझ में आएगा। और पहले ही बोल देता हूँ लिम्फ ना बहुत ध्यान से समझोगे, क्योंकि लिम्फ अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता एक्चुअली, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो बिल्कुल समझ में आएगा। और लिम्फ से कुछ जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप बिल्कुल कर पाओगे। तो देखो मैं बता क्या रहा था कि इसमें देखो तीन चीज हो गए हमारे, एक तो हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया हमारा प्लेटलेट्स। ये तीन चीज हुए ना। चलो आरबीसी दिख नहीं रहा है, इसे नीचे कर दूं, चलो अब दिख रहा है ना। सो आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीज हो गए। आरबीसी का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, फाइट में, मतलब फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस या इन्फेक्शंस। यहाँ क्या लिखे थे वैसे, इन्फेक्शंस, इसे एक्चुअली पैथोजेंस कर लो, है ना, फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, ये ज्यादा बेटर होगा। चलो ध्यान से देखना अब आगे। और प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर रेस्पिरेशन की बात करो तो ऑक्सीजन आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जा भी तो रहा है ना, और साथ ही साथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट भी तो आ रहे हैं ना साथ में, या जा रहे हैं, जो भी है। सो याद रखना, जो भी मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन लगभग प्लाज्मा करता है। यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ आरबीसी करता है। ये नहीं सोचोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी आरबीसी ही लेके जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा, लेकिन वहां पे परसेंटेज बहुत ही कम होता है, ठीक है। आरबीसी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी कर भी रहा है तो वो बहुत ही लिमिटेड कर रहा है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है तुम्हारा प्लाज्मा, क्लियर है ना। ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड और भी बीच में जो कुछ भी आया था ना सब्सटेंस, नाइट्रोजनियस वेस्ट और भी जो कुछ, सारे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। इतना क्लियर हुआ पहले। प्लाज्मा का फंक्शन समझ में आया आपको, प्लाज्मा ही है जो सारे चीजों को इधर उधर करने का काम करता है। ब्लड में जो कंपोनेंट है वो प्लाज्मा है। आरबीसी बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड वे में करता है। इतना समझ गए होगे तो मैं अभी से पूरा ही रेज करूंगा, और अगले सेक्शन में मैं, मतलब अगले सेक्शन मतलब जस्ट अभी लिम्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। लिम्फ बहुत ही ध्यान से समझोगे। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब 10th में था मुझे लिम्फ अच्छे से समझ में ही नहीं आता था आखिर ये है क्या, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आपको मैं 9th में ही समझाऊंगा, और वो भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से। सो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लिम्फ है, नहीं। सबसे पहले तो लिम्फ कुछ है ही नहीं। लिम्फ क्या है, सो ब्लड का ही तो पार्ट है ना। ब्लड में से ही कुछ कुछ कंपोनेंट आ गए हैं कहीं पे, यानी ब्लड में से ही ना हमने कुछ कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब कैसे सिलेक्ट करना है, कौन करेगा, कहाँ करेगा, यही सब चीज तो मायने रखता है यहाँ पे। ये सब चीज समझ गए तो आप लिम्फ समझ गया। तो चलो समझते हैं यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज समझते हो ना, बेसिकली कैपिलरी समझो आप। कैपिलरी जो सबसे पतला हो गया, जहां पे कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक्सचेंज हो सकता है वो टिश्यू और उसके बीच में। सो देखो जैसे मान लो तुम कि इस तरीके से ये ऐसे ऐसे ध्यान से देखोगे,
ये इस तरीके से ना, ये एक ब्लड वेसल है। ये क्या है? एक ब्लड वेसल है। ध्यान से देखो, ये क्या है? ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में क्या फ्लो कर रहा है? इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है? इसमें जो फ्लो कर रहा है उस वो क्या है? तो इसमें ब्लड है। अब जब मैंने ब्लड लिख दिया मतलब इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सारे हैं। क्लियर है ना? अब देखो ब्लड वेसल के आसपास वाले रीजन में क्या होगा? तो ब्लड वेसल के आसपास वाले रीजन में टिश्यूज होंगे ना, आसपास वाले रीजन में टिश्यूज होंगे ना। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब देखो क्या होगा, इस ब्लड में से टिश्यू को मैं यहाँ से अब हटा रहा हूँ। देखो आसपास वाले रीजन में टिश्यू है। अब इस ब्लड में से क्या हुआ, ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके तुम्हारा खास करके प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी कहाँ आ गया? तो टिश्यू में आ गया भाई। आ रहा है समझ में? ये कहाँ आ गया? तो टिश्यू में आ गया। प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी कहाँ आ गया? तो टिश्यू में आ गया। अब इसी प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को हम एक साथ क्या बोल रहे हैं? तो इसी को हम बोल रहे हैं लिम्फ। इतना पहले क्लियर हुआ? और कुछ भी नहीं है। अब आखिर इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, ये क्यों किया सर आपने, है ना? ब्लड को ही रहने देते, ब्लड को ही ले आते, ठीक है। या फिर देखो ब्लड जब यहाँ आ गया था ना, तो आसपास वाले टिश्यू को क्या क्या पहुंचाना था? ऑक्सीजन पहुंचाना था, ग्लूकोज पहुंचाना था, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, और फिर वहां से बेस्ट मटेरियल को कैप्चर करना था। तो सर यहीं पे करवा देते ना, यहीं पे करवा देते आप, ठीक है। तो देखो सारे टिश्यू इसके कॉन्टेक्ट में थोड़ी ना है। आ रहा समझ में? कुछ कुछ दूर भी तो होंगे ना। या फिर यूं कहो कि यहाँ पे और भी टिश्यूज प्रेजेंट है। तो देखो इस तरीके से ना, एक तरीके से लिम्फ ने क्या किया ना, ध्यान से समझना, बड़े ही गौर से समझना, जब तक लिम्फ पढ़ा रहा हूं ध्यान नहीं भटकना चाहिए। लिम्फ ने क्या किया? एक मिडिल मैन का काम किया। लिम्फ ने क्या किया? मिडिल मैन का काम किया। इट फंक्शंस एज ए मिडिल मैन। इस तरीके से मैं लिखता हूं, फंक्शंस एज ए मिडिल मैन। कैसे भाई? समझो, ये मीडिएटर समझते हो ना? जैसे देखो ध्यान से समझोगे, मुझे दिल्ली जाना है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे दोस्त को कोई सामान पहुंचाना है, ऐसे करके समझो आप। अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, टिकट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, और मुझे कुछ करना नहीं है, बस कुछ सामान ही है जो पहुंचाना है। अब मुझे पता चला ना कि मेरे पड़ोस में मेरा एक दूसरा दोस्त है जो दिल्ली जा रहा है। ध्यान से समझोगे, मेरे पड़ोस में एक दूसरा दोस्त है जो दिल्ली जा रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं वो सामान इसे दे दूं, ये वहां पे पहुंचा देगा। सो इसने एक तरह से मिडिल मैन की तरह काम किया। आ रहा समझ में? एक मीडिएटर की तरह काम किया। मेरा काम भी हो गया, यहाँ बैठे भी रह गए हम आराम से। आ रहा समझ में? सो सेम फंक्शन करता है हमारा लिम्फ। क्लियर है ना? एक तो ये फंक्शन, और भी फंक्शन मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फ, ठीक है। सो इसने क्या किया, बेसिकली प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, तो क्या क्या लेके आया होगा वो जरा समझो। प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा में तुम्हारा जैसे ग्लूकोज लेके आया होगा, अमीनो एसिड लेके आया होगा, लैक्टिक एसिड लेके आया होगा, वेस्टेज भी लेके आया होगे। और डब्ल्यूबीसी समझ रहे हो ना, ये तो तुम्हारे एक तरह से फाइट में हेल्प करेगा। तो लिम्फ जो है ना, आगे जाके इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करेगा। लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स इम्यून सिस्टम में भी पढ़ने को मिलेगा आपको दोबारा से, ठीक है। इसी की वजह से, इसी डब्ल्यूबीसी की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, अब क्या है कि टिश्यू के पास ऑलरेडी प्लाज्मा है। ध्यान से समझना, एक तो प्लाज्मा ब्लड के अंदर है, ब्लड वेसल में, और एक टिश्यू के पास भी प्लाज्मा है। तो टिश्यू में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, अच्छा ऑक्सीजन का यहीं से ट्रांसपोर्टेशन मतलब डिफ्यूजन हो गया, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो चीजों का है, जैसे डिफरेंट चीजों का, न्यूट्रिएंट का या वेस्टेज का, है ना, इन सब चीजों का क्या है कि जब जब टिश्यू में बनेगा ना, तो जो तुम्हारा ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, जो प्लाज्मा है लिम्फ का वो क्या करेगा, उसे जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर लेगा, अपटेक कर लेगा। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से फिर प्लाज्मा का एक अलग से डक्ट निकलेगा, ठीक है। सॉरी प्लाज्मा का नहीं, लिम्फ का, ठीक है ना। अब इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे लिम्फ वेसल्स। इसे क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल्स बोलेंगे। अब ये लिम्फ वेसल क्या होगा, तो ये लिम्फ लेके जाएगा, ठीक है ना, ये लिम्फ को लेके जाएगा टिश्यू से दूर। आ रहा है समझ में? और फिर ये वापस ना, ये लिम्फ वेसल, ध्यान दो, ये लिम्फ वेसल अगेन ब्लड वेसल में ज्वाइन कर जाएगा। ये लिम्फ वेसल अगेन ब्लड वेसल में ज्वाइन कर जाएगा। लिम्फ वेसल ज्वाइंस टू द ब्लड वेसल, तो ये वापस से ब्लड वेसल में चला जाएगा। तो देखो ना, मिडिल मैन की तरह काम किया ना, इसने सामान लेके गया और ब्लड को वापस जाके दे दिया उसने।
ठीक है ना, वही दिल्ली वाला केस। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, समझो हमारे बॉडी में ब्लड का एक वॉल्यूम मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सपोज दैट कि मेरे बॉडी में 8 लीटर ऑफ ब्लड चाहिए ताकि चीजों का सही तरीके से मतलब सर्कुलेशन हो सके, ठीक है ना। क्योंकि अगर ब्लड का जो वॉल्यूम बढ़ या घट जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगा भाई, वहां पे प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि सीधा सा समझो मास में डिफरेंस आएगा तो प्रेशर में तो डिफरेंस आना ही आना है। और ब्लड प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए 120/80 mm ऑफ मर्करी कॉलम। सो प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो दैट मीन्स समझ रहे हो ना, और भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। इतना क्लियर हुआ पहले। अब देखो इसे बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी में एक प्रॉपर वॉल्यूम मेंटेन करना जरूरी है। अब इसे मेंटेन करने में हेल्प करता है तुम्हारा लिम्फ। कैसे हेल्प करता है वो समझो। देखो अगर मान लो बॉडी में यानी ब्लड में बेसिकली अमाउंट बढ़ गया है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्या करेगा, लिम्फ जो है ना वो ले लेगा। आ रहा है समझ में, लिम्फ ले लेगा। क्योंकि अब देखो ब्लड मीन्स वहां पे समझो सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उसमें नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। लिम्फ वेसल में थोड़ी ना हम प्रेशर नापते हैं, क्या नापते हैं क्या, नहीं ना। तो ध्यान दो, तो वहां पे आराम से चलना चाहिए वो। तो उस वॉल्यूम को इधर ले लिया। अब अगर कभी जरूरत पड़ेगी ना तो ये सारा वॉल्यूम इसको दे देगा। जरूरत कब पड़ेगी, तो दूसरा कंडीशन समझो कि मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, किसी का क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। अब इस एक्सीडेंट के केस में तो ब्लीडिंग होगा ना ब्लड का, समझ रहे हो, ब्लड का ब्लीडिंग होगा, ढेर सारा, बहुत सारा होगा ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हारा प्लेटलेट्स भी नहीं काम करेगा सही तरीके से, ज्यादा अगर एक्सीडेंट हो गया तो। अब ध्यान से समझोगे, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, यानी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो अचानक से 8 लीटर से समझो 7 लीटर पे आ गया या 7.5 पे आ गया, समझ रहे हो, आधा लीटर ब्लड निकल गया है, ऐसे समझो आप, ठीक है। आधा लीटर 250 ml ब्लड निकल चुका है। अब उसे मेंटेन करना है, क्योंकि अगर उसे मेंटेन नहीं किया जाएगा जल्द से जल्द तो फिर समझ रहे हो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, फिर और भी दूसरे दूसरे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उन सब में अल्टरेशन आ जाएगा। सो उसे जल्दी से मेंटेन करने के लिए अगर तो लिम्फ क्या करता है कि लिम्फ जो है ना वो अपने सारे प्लाज्मा को वापस दे देता है ब्लड को जल्दी से जल्दी, ताकि ओवरऑल जो ब्लड का वॉल्यूम है ना ब्लड कैपिलरीज में वो वापस से मेंटेन्ड हो जाए। और मेंटेन्ड हो जाए तो फिर समझ रहे हो ना सारा सिस्टम सही सही सलामत चलेगा ना। सो यही सब बेसिकली पढ़ना है हमें लिम्फ में। अब देखो इतना ही बस पढ़ना था इसमें, इसे आप नोट करना चाहो तो कर लो, इसके बाद मैं कुछ लिखवा देता हूँ बस आपके लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ साइड हो गया हूँ, आप नोट कर लो उसे। तो आशा करते हैं यहाँ आपने नोट कर लिया होगा। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो ऐसे यहाँ पे एक चीज और आप समझ लो, ये टिश्यू में निकल रहा है ना तो इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है, इसे भी आप ऐड कर लेना। इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसे मिडिल मैन भी बोलते हैं। इतना ही था यहाँ पे। मैं इसे इरेज करता हूँ और उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स है बस आपके लिए लिख रहा हूँ। वैसे मैंने सारा चीज समझा दिया, जो मैंने समझाया, जो मैंने बोला है ना बस वही लिखूंगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे आप समझने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को आगे भी बढ़ा के डायरेक्ट आप बस पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको वैसे वीडियो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे समझाना नहीं है, बस इसे उतार लेना है। जल्दी से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप लिखते चलोगे साथ में। देखो लिम्फ क्या है, इट इज ए लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ साथ क्या कंटेन करेगा, तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी मेनली क्या है, तो लिम्फोसाइट होगा। आप अगर थोड़ा सा एडवांस चलो तो प्लाज्मा में भी पता है सारे प्लाज्मा भी नहीं होते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ एब्सेंट भी होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स तो फुल्ली एब्सेंट है। इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड बिकॉज इट इज फाउंड इन टिश्यू रीजन, अभी मैंने समझाया। द नेक्स्ट इज द लिम्फ फ्लोज थ्रू लिम्फ वेसल। देखो लिम्फ वेसल में फ्लो करेगा लिम्फ, और ये लिम्फ वेसल में जो लिम्फ फ्लो कर रहा है विच इज अल्टीमेटली पास टू द ब्लड वेसल, जो कि अल्टीमेटली ब्लड वेसल में ही पहुंचना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडिल मैन बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन, अधिकतर टिश्यू और ऑर्गन क्या करता है, पोर देयर सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशन। सिक्रीशन समझ रहे हो ना, जो निकल रहा है, एक्सक्रीशन मतलब समझ रहे हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिम्फ में मतलब कि पोर करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लड, ब्लड की जगह पे लिम्फ को देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर वो ब्लड में ही पहुंचना है ना, तभी तो मिडिल मैन कहला रहा है। फंक्शंस देख लो, तो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड टिश्यू टू ब्लड, ब्लड से टिश्यू और टिश्यू से ब्लड में मटेरियल का एक्सचेंज कर रहा है। आगे देख लो, वॉल्यूम एक मेंटेन कर रहा है हमारे बॉडी में, क्लियर है ना, ब्लड का वॉल्यूम कैसे, तो बाई एडिंग और रिमूविंग द प्लाज्मा, प्लाज्मा को ऐड कर रहा है या रिमूव कर रहा है, इस तरीके से ऐड कर रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है उधर।
और रिमूव कर रहा है इधर से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है उधर, क्लियर है ना। आगे देख लो लैक्टियल, ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसे आप स्टार मार्क कर लेना। लैक्टियल एक स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ वेसल है जो कि इंटेस्टाइन के विलाई में प्रेजेंट होगा। विलाई जानते हो ना आप, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। लेकिन लैक्टियल इज ए स्पेशल लिम्फ वेसल जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, क्लियर है ना। द लास्ट इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेसल में ना कहीं कहीं स्वेलिंग दिखेंगे आपको, ठीक है, तो उसे लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और कुछ कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे स्प्लीन, स्प्लीन को ना हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है ट्रैप फॉर पैथोजेंस। देखो इधर WBC तो भरे पड़े होंगे ना, तो ये क्या करेगा, एक तरह से ट्रैप है। ट्रैप मतलब समझ रहे हो ना, जाल है, ठीक है, जहाँ पैथोजन को फंसाया जाएगा, ठीक है, और फंसा के इधर ही उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। तो इन्फेक्शन से भी बचा रहा ना हमें। मैं एक बार क्या करता हूँ, साइड हो जाता हूँ, इसमें कुछ था नहीं है ना, इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया इसे। आप क्या कर लोगे, जल्दी से इसे नोट कर लोगे। मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ। तो इसे आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे पीछे होके, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे अभी रेज कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तक आपने समझ लिया, क्लियर है ना। इसे इतना ही रखते हैं। बाकी एक हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे हम, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है हम लोगों को। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ अगर मन करे तो, ठीक है ना। चलो फिर ज़्यादा नहीं बोलते हम लोग, वैसे वीडियो काफ़ी हो गया, आपने इतना पढ़ लिया। बाकी मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।